नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। रूस ने अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। अमेरिका के कहने पर सैन्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का आरोप। अदालत ने पत्रकार को 2 महीने तक हिरासत में रखने का दिया आदेश। शीत युद्ध के बाद किसी पत्रकार की गिरफ्तारी का यह पहला मामला। यूक्रेन ने पहली बार माना कि बाख्मुत में रूसी सेना को किसी हद तक मिली है सफलता। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा, चीन को यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति के लिए बनाना चाहिए दबाव। किंग चार्ल्स ने यूक्रेन युद्ध में ब्रिटिश जर्मन एकता की प्रशंसा की। अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई दुर्घटना। दोनों हेलीकॉप्टर में सभी 9 सैनिकों की मौत। हाल के वर्षों में सबसे भीषण हादसा। ब्राजील के धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 3 माह बाद अमेरिका से वापस लौटे स्वदेश। समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। जायर बोल्सोनारो आगामी स्थानीय चुनाव में विपक्ष का करेंगे नेतृत्व। अंटार्कटिका में तेजी से पिघलती बर्फ ने बढ़ाई परेशानी। नए शोध में हुआ खुलासा, कम हो जाएगी समुद्र की कार्बन सोखने की क्षमता। यूरोप हो जाएगा और ठंडा। समुद्री पारिस्थितिकी पर पड़ सकता है बुरा असर। महासागरीय लहरों के कमजोर पड़ने की चेतावनी। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन जंग में बाख्मुत शहर दोनों देशों के बीच हालिया संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा और अब ये यूक्रेन ने भी माना है कि रूसी सेना को बाख्मुत में बढ़त मिल रही है। जंग के बीच शांति के प्रयासों के मद्देनजर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूक्रेन में न्यायसंगत शांति के लिए चीन को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और इस सबसे अलग, रूस में एक अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्वी यूक्रेन के बाख्मुत शहर पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेना पिछले कई हफ्तों से लड़ाई लड़ रही है। रूसी सेना लगातार शहर के करीब पहुंचने का दावा कर रही है। अब तो यूक्रेनी सेना ने भी इस दावे को मानते हुए कहा है कि रूसी सेना को क्षेत्र में सफलता जरूर मिली है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा है कि बाख्मुत शहर पर धावा बोलने के उद्देश्य से शत्रु सेना को अपने मकसद में कुछ हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस बीच रूस में अमेरिका के एक पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संघीय सुरक्षा सेवा के अनुसार इवान गेशरकोविच को कथित तौर पर गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। गेशरकोविच किसी अमेरिकी समाचार संस्था के पहले संवाददाता हैं, जिन्हें शीत युद्ध के बाद रूस में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन में युद्ध के लेकर रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ने के बीच उन्हें गिरफ्तार किए जाने का मामला आया है। सुरक्षा सेवा ने आरोप लगाया है कि गेशरकोविच को अमेरिका के आदेश पर रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के एक उद्यम की गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र कर रहे थे। दोषी पाए जाने पर गेशरकोविच को 20 साल की कैद हो सकती है। उनके मामले पर अदालत में सुनवाई हुई। ये एफएसबी का विशेषाधिकार है, वो पहले ही एक बयान जारी कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमें पता है वो रंगे हाथ पकड़ा गया था। उधर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूक्रेन में न्याय संगत शांति के लिए चीन को एक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को आकार देने में संघर्ष में चीन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में चीन की यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर शांति को आगे बढ़ाने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अगले हफ्ते की चीन की यात्रा पर जाने से पहले वॉन डेर लेयन ने कहा कि हाल के वर्षों में बीजिंग के साथ संबंध अधिक दूर और अधिक कठिन हो गए हैं।
कोई भी शांति योजना जो प्रभावी रूप से रूस अनुबंधों को मजबूत करेगी एक व्यवहार्य योजना नहीं है। हमें इस बिंदु पर स्पष्टवादी होना होगा। चीन रूसी राष्ट्रपति के साथ कैसे बातचीत करना जारी रखता है, पुतिन का युद्ध यूरोपीय संघ चीन संबंधों के आगे बढ़ने का एक निर्धारित कारक होगा। उधर ज़पोरिज़िया क्षेत्र में रूसी सेना की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। इस बीच कीव में एक और विवाद ने सर उठा लिया है। ऑर्थोडॉक्स चर्च की कीव शाखा पर यूक्रेन सरकार ने रूस से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इसे बंद करने का निर्देश दिया था। कीव मोनेस्ट्री ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। खाली करने की समय सीमा खत्म होने के बाद गुरुवार को यूक्रेनी अधिकारी ने परिसर का जायजा लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां उसे विरोध का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से झगड़े की स्थिति बन गई। अंटार्कटिका में तेजी से बर्फ पिघल रही है। यह बर्फ दुनिया के महासागरों में पानी के प्रवाह को धीमा कर सकती है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसका वैश्विक जलवायु परिवर्तन, समुद्री खाद्य श्रृंखला और यहां तक कि बर्फ के ग्लेशियरों की स्थिरता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। नए शोध के अनुसार महासागरों की ओवर टर्निंग सर्कुलेशन समुद्र तल की ओर सघन जल के संचलन के जरिए संचालित दुनिया भर में गर्मी, कार्बन, ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के पहुंचाने में मदद करता है। जर्नल नेचर में बुधवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका से गहरे समुद्र के पानी का प्रवाह 2050 तक 40% तक कम हो सकता है। और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए पोप फ्रांसिस की तबीयत में सुधार हो रहा है। कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धार्मिक नेता को बुधवार शाम रोम के अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें भी कुछ दिन और वहां पर रहना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में पोप फ्रांसिस को वेटिकन में कई प्रार्थना सभाओं का नेतृत्व करना है। उनको अस्पताल में भर्ती किए जाने से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पोप फ्रांसिस को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले पोप जुलाई 2021 में भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। इस बीच पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य को लेकर शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है और उन्होंने ऐसे लोगों को धन्यवाद कहा है। उन्होंने ट्वीट करके सभी का आभार जताया। गौरतलब है कि पोप फ्रांसिस के लिए यह साल सबसे व्यस्ततम समय होता है, जिसमें उन्हें कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना होता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के कितने दिन बाद पोप सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा ले पाएंगे। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। अमेरिका में केंटुकी के ऊपर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 सैनिकों की मौत हो गई। ये चिकित्सा निकासी हेलीकॉप्टर नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन पर था। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हाल के वर्षों में सेना के सबसे घातक प्रशिक्षण दुर्घटनाओं में से ये एक है। हेलीकॉप्टर केंटुकी के ट्रिक काउंटी के ऊपर बुधवार देर रात एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के सदस्य इन दोनों HH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करके उड़ा रहे थे। एक हेलीकॉप्टर में 5 सैनिक सवार थे, जबकि दूसरे में 4 सैनिक सवार थे। इन सभी की इस घटना में जान चली गई है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये दुर्घटना कैसे हुई। यह भी तय नहीं है कि क्या ये हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर गिर गए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूएन में एक संकल्प पारित किया गया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करने की मांग की गई है। लगभग 132 देशों द्वारा पेश किए गए इस संयुक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मत से मंजूरी मिली। इसकी पहल छात्रों के एक समूह ने की थी और साल 2021 में वानुआतू की सरकार ने इस कदम की पैरवी शुरू की थी। वानुआतू के प्रधानमंत्री ने इसे पर्यावरण न्याय के लिए एक बड़ी जीत कहा है।
जलवायु न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया गया। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करने की मांग की गई है और अगर कोई देश अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो उसे परिणाम भुगतना होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं को रोकने और कमजोर समुदाय को उनके प्रभावों से बचाने के लिए देशों के कानूनी दायित्वों की रूपरेखा तैयार करने का आग्रह किया गया है। लगभग 132 देशों द्वारा पेश किए गए इस संयुक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। वानुआतू के प्रधानमंत्री ने इसे जलवायु न्याय के लिए एक बड़ी जीत बताया है। हम इस ऐतिहासिक संकल्प को बहुपक्षीय जलवायु सहयोग में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखते हैं, एक ऐसा जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने पर केंद्रित है। 2019 में फिजी विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह द्वारा शुरू किए गए एक अभियान के बाद वानुआतू की सरकार ने 2021 में इस कदम की पैरवी शुरू की। वानुआतू 3 लाख से अधिक लोगों का एक छोटा सा द्वीप समूह है जो जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक मार का सामना करने वाले देशों में से एक है। समुद्र का स्तर बढ़ने से इसका भविष्य खतरे में है। द्वीप समूह के निवासियों को हाल के दिनों में कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इससे हजारों लोग बेघर हुए हैं। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय अदालत से पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों की जिम्मेदारियां तय करने और इसे नहीं पूरा करने पर नतीजों का सामना करने की बात कही गई है। वानुआतू और दूसरे पर्यावरणविदों को उम्मीद है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय अदालत की राय देशों के लिए बाध्यकारी ना हो, लेकिन इसका दबाव सरकारों को अपनी पर्यावरणीय पहलों में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। हम आशा करते हैं कि ये संकल्प राय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु परिवर्तन के कानून प्रभावों और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए बेहतर समझ प्रदान करेगी। 2015 के पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के देश 2 डिग्री सेल्सियस की ऊपरी सीमा के साथ वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर सहमत हुए थे, लेकिन संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारों का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। नए प्रस्ताव के समर्थकों को उम्मीद है कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित अन्य कानून और संकल्प अब पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए रास्ता आसान करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र पैनल ने भी एक सप्ताह पहले चेतावनी दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि नया प्रस्ताव इस साहसिक और अधिक ठोस कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करेगा जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। 2 दिन पहले उत्तरी मैक्सिको में अमेरिकी सीमा के पास एक प्रवासी सुविधा केंद्र में आग लगने से कम 39 प्रवासियों की मौत हो गई थी और अब इसकी जांच की आंच अधिकारियों तक पहुंच रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आग लगी तो अधिकारियों ने प्रवासियों को बचाने के लिए तत्परता दिखाई या नहीं। पूरे मामले के बाद प्रवासियों में भय का भी माहौल है। इंसाफ की ये पुकार एक ऐसी घटना की तह तक जाने की मांग है जो 3 दर्जनों से अधिक जानों को लील गई। मेक्सिको के एक प्रवासी नजरबंदी केंद्र में सोमवार रात लगी आग की घटना की जवाबदेही की मांग करने के लिए मेक्सिको सिटी में मानवाधिकार कार्यकर्ता जुटे। अमेरिकी सीमा से सटे सिउडोड जुआरेज शहर में स्थित इस प्रवासी नजरबंदी केंद्र में लगी आग पर सवाल उठ रहे हैं। 39 लोगों की मौत की वजह बनी इस घटना की जांच हत्या की संभावित घटना के तौर पर हो रही है। मेक्सिको के अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में 8 संदिग्धों की पहचान की है। इनमें 5 उस प्रवासी नजरबंदी केंद्र के गार्ड हैं। इस घटना पर उठ रहे सवालों की आग में घी का काम एक वीडियो ने किया, जिसमें देखा जा सकता है कि आग के धुएं से भरी एक कोठरी से नजरबंद प्रवासी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जबकि कोठरी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। एक वर्दीधारी गार्ड वहां मौजूद होने के बावजूद कोठरी का ताला नहीं खोल रहा। इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ता इस घटना को सोची समझी हत्या का नाम दे रहे हैं। प्रवासी नजरबंदी अधिकारियों ने उन्हें बाहर निकालने के बजाय वहीं जलने और दम घुटकर मरने दिया। ये दिखाता है कि मेक्सिको की प्रवासन नीति कैसी है। ये नीति कहती है कि मैं तुम्हें सीमा पार करने दूं, इससे बेहतर तो ये है कि तुम मर जाओ। आग की भेंट चढ़ने वाले प्रवासियों में से अधिकतर ग्वाटेमाला और मध्य अमेरिकी देशों से थे। अधिकारियों का कहना है कि नजरबंद प्रवासियों को जब सूचना मिली कि उन्हें वापस भेजा जाएगा तो उन्होंने विरोध जताने के लिए अपने गद्दे जलाने शुरू कर दिए। इसी से आग फैली और इतनी बड़ी घटना हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब आग लगी तो अधिकारियों ने
प्रवासियों को बचाने के लिए तत्परता दिखाई भी थी या नहीं। मेक्सिको सरकार भी मान रही है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इस बात की जांच होगी कि उन्होंने प्रवासियों की जान क्यों नहीं बचाई और दरवाजे क्यों नहीं खोले जा सके। हम गुनहगारों को बच निकलने नहीं देंगे। निश्चय ही ये गंभीर अपराध है। और ज्यादा इसलिए भी उठ रहे हैं कि इस घटना में मरने वाले सभी पुरुष थे, जबकि अधिकारियों ने सभी महिला प्रवासियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया था। जान से हाथ धोने वाले और बच जाने वाले इन सभी प्रवासियों की मंजिल अमेरिका थी। अमेरिका का कहना है कि उसकी भी हालात पर नजर है। हम मैक्सिकन अधिकारियों के संपर्क में हैं। वे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में एक जांच चल रही है। हम उस जांच के नतीजे का इंतजार करेंगे। उधर इस घटना के बाद मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने का प्रयास करने वाले प्रवासियों में भय का माहौल है। वेनेजुएला के दर्जनों प्रवासी मेक्सिको से रियो ग्रांडे नदी पार करके अमेरिकी राज्य टेक्सास के शहर एल पासो की तरफ कूच करते दिखाई दिए। प्रवासियों का कहना है कि वो मेक्सिको में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और उन्हें आशंका है कि उन्हें नजरबंदी के दौरान किसी घटना में अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और ब्राजील के धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो गुरुवार को अमेरिका से स्वदेश वापस लौट आए। 3 महीने के बाद लौटे बोल्सोनारो का राजधानी ब्रासीलिया के हवाई अड्डे पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों की भीड़ को देखते हुए हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। बोल्सोनारो के समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी करते रहे। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को लुइस इनालिसियो लूला डी सिल्वा के हाथों मात मिली थी। इसके बाद उनके समर्थक परिणाम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। खुद बोल्सोनारो ने इस चुनावी हार को स्वीकार नहीं किया था। वो लूला डी सिल्वा को सत्ता सौंपने की तारीख से 2 दिन पहले अमेरिका चले गए थे। उनके आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने ऐसा जांच और मुकदमों से बचने के लिए किया था। देश वापसी के बाद जायर बोल्सोनारो अब विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी अजय बंगा अध्यक्ष पद के एकमात्र उम्मीदवार हैं। विश्व बैंक की इस पुष्टि के बाद बैंक के प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति तय मानी जा रही है। बंगा मास्टरकार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। उनका जन्म पुणे में हुआ था और उन्होंने शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से प्राइमरी स्तर की पढ़ाई की। उनके पिता आर्मी में अफसर थे। अजय बंगा का निजी क्षेत्र में विशेष रूप से वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में एक लंबा करियर है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। पाकिस्तान में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को संसद ने उस विधेयक पर मुहर लगा दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधिकारों में कटौती का प्रावधान है। इस कानून के बन जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेने से पहले 2 अन्य वरिष्ठ जजों से परामर्श करने के लिए बाध्य होंगे। जजों की पीठ को मुकदमे का आवंटन करने का अधिकार भी मुख्य न्यायाधीश से छिन जाएगा और यही 3 जज बहुमत से आवंटन करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के पर कतरने के लिए यह विधेयक मंजूर कराया है। शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश विपक्षी नेता इमरान खान को लगातार राहत दे रहे हैं। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा द्वारा उनके देश से पुरुष अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीन लेने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि संस्था के फैसले से वे बेहद दुखी हैं, लेकिन फैसले का सम्मान करेंगे। फीफा ने कहा कि इंडोनेशिया 20 मई से शुरू होने वाले 24 टीम के टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयार नहीं था। फीफा ने इंडोनेशिया के फुटबॉल महासंघ को जानकारी दी है कि बाली के गवर्नर ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया और इसके बाद यह फैसला लिया गया। और लेबनान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के विरोध में लोगों ने राजधानी बेरूत में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर पुलिस बलों के सेवानिवृत्त सदस्य हैं।
प्रदर्शनकारी बेरूत में सरकारी मुख्यालय की इमारत के सामने इकट्ठा हुए और केंद्रीय बैंक की इमारत की तरफ कूच कर गए। वहां उनको रोकने के लिए कटीले तार खींचे गए थे। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए। प्रदर्शनकारी मुद्रा के मूल्य में गिरावट की वजह से परेशान हैं। इसी में उन्हें पेंशन का भुगतान करना होता है। ध्यान रहे कि साल 2019 से अब तक डॉलर की तुलना में लेबनान के पौंड का मूल्य 98% घटा है। 2019 से लेबनान की आर्थिक बदहाली बढ़ती जा रही है और इसके लिए दशकों की फिजूल खर्ची और कथित भ्रष्टाचार को खासतौर पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने संविधान में स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने की दिशा में गुरुवार को पहला औपचारिक कदम उठाया। संसद में बिल पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच होने वाला जनमत संग्रह इतिहास को स्वीकार करने और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ आने में मददगार साबित होगा। जनमत संग्रह में पूछा जाएगा कि क्या वे स्वदेशी लोगों के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने हेतु संविधान में संशोधन चाहते हैं। ये समिति स्वदेशी लोगों से जुड़े मामलों में संसद को सलाह देगी। हालांकि उसकी सलाह संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोगों की आबादी वहां की जनसंख्या का 3.2% है। इनकी आर्थिक और सामाजिक हालत अच्छी नहीं है और इनका 122 साल पुराने संविधान में उल्लेख भी नहीं है। पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस कदम की घोषणा की थी। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। अफ्रीकी देश केन्या में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। नैरोबी और पश्चिमी शहर किसिमू में प्रदर्शन उग्र हो गया। कई जगह प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखी गई। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति विलियम रूटो का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे केन्या के विपक्षी नेता रैला ओडिंगा ने राष्ट्रपति विलियम रूटो पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। उधर सरकार ने चेतावनी दी है कि अब और हिंसक विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कि जिन चुनावी परिणामों के विरोध हो रहा है उन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी थी। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। वियतनाम युद्ध करीब 20 सालों तक चला। यह युद्ध वियतनाम, लाओ और कंबोडिया की धरती पर लड़ा गया और यह सबसे भीषण युद्ध में से एक था। लड़ाई 1955 में शुरू हुई और 1975 में जाकर खत्म हुई। इस युद्ध में 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी थे। विश्व संस्कृति की झलक में आज आपको दिखाते हैं कि कैसे इस भीषण युद्ध की विभीषिका को एक विरासत के रूप में सहेज रही हैं वियतनाम की चित्रकार डांगे वियत। वियतनाम युद्ध एक ऐसी जंग जिसमें करीब 20 साल तक मौत का तांडव चलता रहा। वियतनाम का कोई ऐसा घर नहीं था जिसने अपने लाल नहीं खोए। इनमें वो कई बहादुर माएँ आज भी जिंदा हैं जिन्होंने इस युद्ध में पति के साथ अपने बेटे भी देश पर कुर्बान कर दिए। ऐसी ही वीर माताओं की विरासत को सहेजने का जिम्मा उठाया है 75 वर्षीय चित्रकार डांग ए वियत ने। वियत अपनी पेंटिंग के जरिए उन माओं की कहानी दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही हैं जिनकी असीम कुर्बानियों के चलते ताकतवर दुश्मन शिकस्त से दो चार हुआ। वियत ने अपनी पेंटिंग में ऐसी माओं को शामिल करने का प्रयास किया जिन्होंने युद्ध के दौरान 2 या 2 से अधिक बेटों या एक बेटे और पति दोनों को खो दिया है। ऐसी 5000 महिलाएं आज भी जिंदा हैं। इनमें से अधिकतर की उम्र 90 के आसपास है। वियत ने अपने अभियान के दौरान 105 साल की बुजुर्ग को भी खोज निकाला। वियत अपनी पेंटिंग के जरिए युद्ध के बाद पैदा होने वाली पीढ़ियों को जंग की दर्दनाक विभीषिका को बताना चाहती हैं। वे नई नस्ल को बताना चाहती हैं कि आज की वियतनाम को बनाने में इन महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। मैं चित्रकारी इसलिए कर रही हूँ कि ताकि वर्तमान पीढ़ी और उसके बाद के लोगों को उस माँ की आंखों में देखने का मौका मिले जिसने अपने 1 से अधिक बेटों को खो दिया है।
वियत 15 साल की उम्र में गुरिल्ला सेनानियों के रूप में वियत कांग्रेस में शामिल हुई थीं। वो खुद को वियतनाम के हर हिस्से में बिखरी पड़ी ऐसी कहानियों का हिस्सा मानती हैं और युद्ध के बलिदान को भी समझती हैं। वियत इस परियोजना पर 1997 से काम कर रही हैं। अब तक वो कई ऐसी महिलाओं से मिल चुकी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा बिना पति और बेटों के गुजारा है। इन्हीं में 98 वर्षीय हुइन थी बे हैं, जिनके पति और बड़े बेटे 1969 में कुछ ही दिनों के अंतराल पर अपने प्राण इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिए थे। आज से पेंटिंग मेरी माँ की याद बन जाएगी। अब से परिवार के पास उनकी एक तस्वीर है और हम हमेशा मेरी माँ को देख सकते हैं। ये महज पेंटिंग नहीं बल्कि एक विरासत उस जंग की जिसमें वियतनाम के लोगों ने लाखों लोगों को खो दिया। वे सिर्फ महिलाओं के चेहरों की पेंटिंग ही नहीं बनाती हैं बल्कि इनका संक्षिप्त इतिहास भी लिखती हैं। महिला का नाम, स्थान, पति या बेटा कहाँ मारा गया और कब मारा गया। चित्र पर स्थानीय सरकार द्वारा मुहैया कराई गई एक मुहर भी लगाई जाती है। वियत फाइन आर्ट्स की अध्यापिका थीं। महिलाओं को ढूंढने में पेंशन से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करती हैं। पति के निधन के बाद उन्होंने इसे अपना मिशन ही बना लिया है। पिछले 6 महीनों में उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया। अब तक वे 2 लाख से अधिक किलोमीटर की खाक जान चुकी हैं और 2,765 चित्र बना चुकी हैं। वियतनाम युद्ध करीब 20 सालों तक वियतनाम, लाओस, कंबोडिया की धरती पर लड़ा गया सबसे भीषण युद्ध था। ये लड़ाई साल 1955 में शुरू होकर 1975 में जाकर खत्म हुई थी। ये युद्ध उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच हुआ था। उत्तरी वियतनाम की सेना को चीन और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी दक्षिण वियतनाम की सेना थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1964 से 1973 तक अमेरिका ने वियतनाम पर करीब 200 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम बरसाए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस भीषण युद्ध में करीब 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। तो वियतनाम युद्ध की विरासत और विभीषिका दोनों को सहेज रही हैं वियत चित्रकार। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।